इकोनॉमिक मोटिवेशन कहलाता है। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं जो आज के वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, अब वो हम आपको बताने वाले हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, मास्लोस नीड हायरार्की थ्योरी लिखा हुआ है। तो ये मास्लो की आवश्यकता की एक थ्योरी है और इस थ्योरी में, आवश्यकता थ्योरी में, उन्होंने किन 5 पॉइंट को शामिल किया है, आज हम उन 5 पॉइंट के बारे में विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। और अब्राहम मास्लो ने ये नीड थ्योरी कब दी? तो अब्राहम मास्लो ने ये नीड थ्योरी दी थी 1943। इसको आप याद कर लें और कॉपी में भी नोट कर लें कि अब्राहम मास्लो ने ये जो नीड थ्योरी दी है बहुत ही एक फेमस नीड थ्योरी है और इसको हम नीड हायरार्की थ्योरी, जिसको हम क्या कहते हैं कि आवश्यकता क्रमानुसार थ्योरी भी कहते हैं। और ये कब दी गई है? 1943 में दी है। किसने दी है? तो अब्राहम मास्लो ने दी है। और अब्राहम मास्लो कहाँ के स्कॉलर थे? तो यूएस के थे। तो इतना याद रखिए आप, इनसे संबंधित फैक्ट हो गए कि अब्राहम मास्लो ने नीड थ्योरी 1943 में दी और ये कहाँ के स्कॉलर थे? यूएस के स्कॉलर थे। अब नीड थ्योरी में इन्होंने क्या क्या कहा और नीड थ्योरी में इन्होंने किस क्रम में आवश्यकताओं को रखा कि सबसे पहले लोग अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं, मतलब जो उनका फिजियोलॉजिकल नीड है, जो उनकी शारीरिक आवश्यकता है, उनको पूरा करते हैं। जैसे हमारे जीवन के लिए भोजन, वस्त्र, आवास, पानी, निद्रा, विश्राम और यौन सुख वगैरह जो है लिखा हुआ है। मतलब कुल मिलाकर हमारे शरीर को जो है वो आराम मिलना चाहिए, मकान हमारे पास होना चाहिए, खाने के लिए अच्छा भोजन होना चाहिए, पहनने के लिए अच्छे कपड़े होना चाहिए, पीने के लिए पानी होना चाहिए, आराम के लिए प्रॉपर हमारे पास नींद होना चाहिए। तो जो हम पर्टिकुलर बेसिक नीड हो गई, तो जो आपकी बेसिक नीड है पर्टिकुलर, उन्हीं को शारीरिक आवश्यकता के रूप में अब्राहम मास्लो ने बताया है। और ये भी पूछा जाता है कि अब्राहम मास्लो ने 5 नीड बताई हैं, उनमें से पहली नीड क्या है? तो उस नीड का नाम आप याद रखें और इसी क्रम में आपको यहाँ इन सब को याद रखना है। इनको हम एक डायग्राम के माध्यम से बहुत अच्छा समझ सकते हैं। तो देखिए, अब यहाँ आपको दिया गया है पर्टिकुलर ये डायग्राम। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं कि मास्लो की जो आवश्यकताओं की प्राथमिकता का क्रम है, इसको इसी क्रम में आपको याद करना है कि सबसे पहले उन्होंने शारीरिक आवश्यकता की बात की, जिसमें अभी हमने आपको बताया कि रोटी, कपड़ा, मकान आ जाएगा आपका, इसके साथ साथ नींद आ जाएगी, घर आ जाएगा और आपका पर्टिकुलर वो बेसिक चीज़ें आ जाएंगी जिनकी आपको रोज़ ज़रूरत पड़ती है। तो वो शारीरिक आवश्यकताएं, जब उसकी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तो वो किस आवश्यकताओं की तरफ जाता है? जब उसकी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तो वो सुरक्षा आवश्यकताओं की तरफ जाता है। अब सुरक्षा में क्या होगा? वो आर्थिक सुरक्षा देखेगा, फिर सामाजिक सुरक्षा देखेगा। तो इन सब चीज़ों की आवश्यकता जो है वो नीड थ्योरी में उन्होंने दूसरे नंबर पर रखी है। तो सबसे पहले वो अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को यानी फिजियोलॉजिकल नीड को पूरा करेगा, फिर सुरक्षा आवश्यकताओं की तरफ जाएगा, फिर जब सुरक्षा आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तो सामाजिक आवश्यकताएं। अब सामाजिक आवश्यकताएं क्या होती हैं? तो उनको हम देख लेते हैं। सामाजिक आवश्यकताएं होती हैं कि समाज में उसके पास मित्र होना चाहिए, दोस्त होना चाहिए, समाज में थोड़ी सी क्या होना चाहिए? पहचान होना चाहिए, रिश्तेदार होना चाहिए, रिलेटिव्स होना चाहिए, क्योंकि वो एक सामाजिक प्राणी है और समाज में वो रहता है। तो समाज में उसको क्या चाहिए? थोड़ा सम्मान चाहिए, समाज में उसकी थोड़ी सी क्या होना चाहिए? पहचान होना चाहिए, उसके मित्र और रिश्तेदार होना चाहिए। तो ये आपकी सामाजिक आवश्यकताएं हो गई, जिनको हम सोशल नीड कहते हैं। इन नीड्स को, इन आवश्यकताओं को आपको इसी क्रम में याद करना है जिस क्रम में ये बताए गए हैं। तो पूछा जा सकता है आपसे, मास्लो की आवश्यकताओं की प्राथमिकता के क्रम में पहला क्रम किसका होगा? तो पहला क्रम शारीरिक आवश्यकताओं का होगा, दूसरा क्रम सुरक्षा आवश्यकताओं का होगा जिनको हम सेफ्टी नीड कहते हैं, तीसरा आपकी सोशल नीड हो गई जिसके बारे में भी हमने आपको बताया कि समाज में आपके मित्र होना चाहिए, समाज में आपके रिश्तेदार होना चाहिए जो सुख दुख में आपके साथी हों, आपके भागीदार हों। और आप चूँकि समाज में रह रहे हैं तो एक सोशल अटैचमेंट आपका या सोशल टच लोगों से बना हुआ होना चाहिए। फिर उसके बाद सम्मान व पद की आवश्यकता, जब लोगों को समाज में
जब एक पहचान मिल जाती है, लोगों से क्या मिल जाती है, सम्मान मिल जाती है, लोगों से प्रेम मिलता है, स्नेह मिलता है, तो उसके बाद फिर वो समाज में क्या चाहते हैं कि हमारा सम्मान हो, समाज में लोग हमको जाने पहचाने और हमारे पास एक पद हो। तो चौथी आवश्यकता हो जाती है एस्टीम एंड स्टेटस नीड, जिसको हम सम्मान व पद की आवश्यकता कहते हैं। इसको हम ईगो नीड्स भी कहते हैं। ईगो नीड्स इसलिए कहा जाता है कि वो व्यक्ति जब जिसको समाज में एक पहचान मिल चुकी है, जिसको समाज में एक पहचान मिल चुकी है, तो फिर वो चाहता है कि समाज में हमारा सम्मान हो, कुछ मान सम्मान हो, कुछ अधिकार हो, शक्ति हो, उसके कार्य की सराहना उसको मिले, उसके कार्य की मान्यताएं उसको मिले और पदोन्नति के पर्याप्त अवसर मिले। तो इन सब चीज़ों को क्या कहा जाता है, एस्टीम एंड स्टेटस नीड कहा जाता है। और इसके बाद आत्म प्राप्ति एवं स्वयं विकास की आवश्यकताएं आती हैं, जिनको हम कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड क्या होती हैं? जब व्यक्ति को समाज में पहचान मिल गई, पहचान मिलने के बाद समाज में सम्मान भी मिल गया और समाज में उसे एक अच्छी नज़रों से देखा जाता है और वो एक प्रतिष्ठित नागरिक कहलाता है। उसके बाद वो चाहता है कि जो सम्मान हमको मिला है, अब इस सम्मान को हमें रेगुलर क्या करना है, मेंटेन करना है। जो स्टेटस हमको मिला है, उस स्टेटस को हमें लगातार क्या करना है, बरकरार रखना है। तो वो समाज में अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेज पर आने के बाद क्या करने लगता है, उस डिग्निटी को मेंटेन करने लगता है, उस स्टेटस को मेंटेन करने के लिए सामाजिक कार्य करने लगता है, सामाजिक संस्थाओं से वो जुड़ जाता है और लोगों के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए कुछ कामों में लगा रहता है। क्योंकि उसकी जो नाम है, उसकी जो मर्यादा है, जो प्रतिष्ठा है, उस नाम, मर्यादा और प्रतिष्ठा का लोगों के बीच में हिरासमेंट ना हो, यानी कि लोगों के बीच में वो जो स्टेटस है वो डाउन ना हो। उस डिग्निटी को, उस स्टेटस को मेंटेन करने के लिए फिर वो आत्म प्राप्ति और स्वयं विकास की आवश्यकताएं जो है उस क्रम पर पहुंच जाता है। तो ये हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट हो गया, ये हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी हो गई, जो नीचे से ऊपर की ओर जाती है। और अब्राहम मास्लो ने 1943 में जब ये थ्योरी दी, उसके बाद एक स्टेटमेंट कहा था कि मैन इज़ आ वांटिंग एनिमल, वन नीड इज़ सेटिस्फाइड देन सेकंड इज़ अराइजन। इसका मतलब ये हुआ कि मैन जो है एक वांटिंग एनिमल है, उसकी जैसे ही एक आवश्यकता पूरी होती है वो दूसरी आवश्यकता की तरफ लग जाता है, जब दूसरी पूरी होती है तो तीसरी आवश्यकता की तरफ, और ये आवश्यकताएं कभी भी उसकी ख़त्म नहीं होती। इस तरीके से पहले शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करता है, फिर सुरक्षा की भावना और सुरक्षा, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए वो क्या करता है, उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयासरत रहता है। फिर समाज में कुछ पहचान चाहता है, फिर समाज में मान सम्मान चाहता है, और मान सम्मान के बाद जब लोग उसको मानने लगते हैं तो उस डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए काम करने लगता है और उससे ऊपर बढ़ने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से किसी भी व्यक्ति की जो आवश्यकताएं हैं वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। एक व्यक्ति जो है वो थोड़ा अगर कुछ पा लेता है तो फिर और ज़्यादा पाना चाहता है, फिर और ज़्यादा। बस ह्यूमन के इसी नेचर को, इसी नीड की हायरार्की को लेकर अब्राहम मास्लो ने एक बहुत ही फेमस थ्योरी दी, जिसको हम मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स कहते हैं, यानी मास्लो की आवश्यकता की प्राथमिकता क्रम की थ्योरी कहते हैं, जिसमें उन्होंने अलग अलग क्रम में अलग अलग आवश्यकताओं को रखा। ये भी पूछा जा सकता है कि मास्लो की नीड थ्योरी में मास्लो ने कितनी आवश्यकताओं को बताया है, तो 5 आवश्यकताएं हैं और पांचों का क्रम क्या होगा वो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तो इन पांचों को इसी क्रम में आप याद कर लें। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं जो पर्टिकुलर हमने आपको समझाया। तो आपको इस क्वेश्चन इस प्रकार एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा सकता है कि मास्लो की नीड थ्योरी में सबसे पहले शुरुआत किससे होती है, तो बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड से होती है। दूसरे नंबर की नीड किसको रखा गया, तो सेफ्टी। तीसरे नंबर की नीड में सोशल और एफिलिएशन नीड को रखा गया। फिर उसके बाद सेल्फ एस्टीम नीड कहाँ रखी गई, चौथे नंबर पर, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन रखा गया है 5वें नंबर पर। तो पूछा जा सकता है कि बॉटम में कौन सी आवश्यकता हैं, तो शारीरिक आवश्यकताएं बॉटम में हैं, जबकि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी आत्म जिसको हम बोलें
कि आत्मविश्वास की जो भावना है वो आत्मविश्वास या आत्मसम्मान की जो भावना है वो कहाँ पर्टिकुलर किस नीड में है, तो वो बॉटम में है। तो ये आपके टॉप पर है। तो पूछा जा सकता है कि बॉटम पर कौन सी नीड है और टॉप पर कौन सी है, ये भी पूछा जा सकता है। या ये भी पूछा जा सकता है पहले नंबर पर किसको रखा, दूसरे नंबर पर। तो इसी क्रम में आपको इसी तरीके से ये इस नीड थ्योरी को याद करना है। और 1943 में 1943 में ये नीड थ्योरी अब्राहम मास्लो ने दी, ये भी याद रखना है। तो जो मैटर अभी हमने हिंदी में समझाया वही आपको इंग्लिश में दिया गया है। अब हम मोटिवेशन का टाइप समझ लेते हैं जिनको हमने पहले भी बताया। वित्तीय अभिप्रेरणा क्या होगी, आपका सैलरी है, आपकी वेजेस है और कमीशन है, बोनस है, अर्जित अवकाश का नकदीकरण जिसको इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव कहते हैं। आगे पेंशन, ग्रेचुटी, बोनस, महंगाई भत्ते और अन्य भत्ते हैं। इन सब की खासियत है कि ये किसके टर्म में होते हैं, तो ये सब मनी के टर्म में होते हैं। और जब मनी के टर्म में बात होती है तो वो वित्तीय अभिप्रेरणा यानी कि फाइनेंशियल मोटिवेशन होता है। और फाइनेंशियल मोटिवेशन को हमने दो और नाम से बताया था, इकोनॉमिक मोटिवेशन या मॉनेटरी मोटिवेशन। तो मॉनेटरी मोटिवेशन, इकोनॉमिक मोटिवेशन और इसके अलावा फाइनेंशियल मोटिवेशन, ये आपके वित्तीय अभिप्रेरणा हो गए। अब गैर वित्तीय अभिप्रेरणा क्या होगी, तो ये नॉन फाइनेंशियल होगी। या नॉन फाइनेंशियल के साथ ये क्या हो सकती है, नॉन फाइनेंशियल के साथ ये हो सकती है, नॉन फाइनेंशियल के साथ ये हो सकती है नॉन मॉनेटरी। मतलब यहाँ मनी का कोई रोल नहीं होगा, यहाँ जो मोटिवेशन मिलेगा वो आपको नॉन मॉनेटरी बेस पर मिलेगा। जैसे आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपको काम से नहीं निकाला जाएगा, इस बात की हम आपको श्योरिटी देते हैं, तो ये कहलाएगा आपका क्या, गैर वित्तीय अभिप्रेरणा या गैर मौद्रिक अभिप्रेरणा। क्यों, आपको आपके काम की सुरक्षा दी गई है, आपको जॉब सेटिस्फेक्शन दिया जा रहा है। मतलब जो भी आप काम करने में आप जो भी चाहते हैं वो सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की, यानी जॉब सेटिस्फेक्शन। तो जॉब सेटिस्फेक्शन आपको मिलता है जब आपको कार्यालय में क्या मिलता है, सम्मान मिलता है, फैक्ट्री में सम्मान मिलता है, ऑफिस में सम्मान मिलता है। तो थोड़ी कम सैलरी भी मिलती है, लोग फिर भी वहाँ से काम नहीं छोड़ते क्योंकि आपका वहाँ सम्मान है, वहाँ आपका एक इमोशनल अटैचमेंट है, वहाँ पर्टिकुलर आपका एक स्टेटस है, फिर भी लोग काम पे लगे रहते हैं। तो ये नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन हुआ। प्रमोशन होना भी नॉन फाइनेंशियल है। फिर वर्किंग कंडीशन अच्छी है तो वो भी मोटिवेशन होता है। सहभागिता मतलब कोऑपरेशन, वहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। न्यायपूर्ण व्यवहार मतलब आपके साथ इंसाफ होता है, आपके कार्य की सराहना होती है और आपको उस ग्रुप का लीडर बनाया जा सकता है। तो ये सब आपके नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन है। यहाँ कुछ आपको फाइनेंशियल बेनिफिट तो नहीं मिल रहा, लेकिन आपको सम्मान मिल रहा है, आपके काम की प्रशंसा है, आपको कोऑपरेशन मिल रहा है और आप उस इमोशनल अटैचमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो आपका नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन है। और जब पैसे के रूप में कोई मोटिवेशन मिले तो वो फाइनेंशियल मोटिवेशन हो जाता है। अब इसके बाद आगे देख लेते हैं कि और पर्टिकुलर आपको अगली नीड क्या दी गई है। तो अगली नीड थ्योरी में आगे क्या है तो देख लेते हैं। पर्टिकुलर जो मैटर अभी हमने आपको हिंदी में समझाया वही सेम चीज़ देखिए आपको इंग्लिश में दी गई है। तो बहुत आसानी से एक जनरली रीड आप कर सकते हैं और फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव या फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन को आप पहचान सकते हैं। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाले हैं कि मैकग्रेगर ने एक थ्योरी दी है। मैकग्रेगर एक स्कॉलर हुए और इन मैकग्रेगर ने मोटिवेशन की एक थ्योरी दी जिसका नाम है एक्स एंड वाई थ्योरी। अब एक्स और वाई थ्योरी में मैकग्रेगर ने क्या क्या कहा तो वो हम आपको बता देते हैं। पहले हम यहाँ लिख देते हैं कि किसने पर्टिकुलर ये थ्योरी दी है। तो मैकग्रेगर ने ये नीड थ्योरी दी है। इनकी थ्योरी का नाम एक्स एंड वाई थ्योरी है। एक्स एंड वाई थ्योरी में इन्होंने दो अलग अलग चीज़ों को बताया है। एक्स थ्योरी में इन्होंने बताया है कि एक्स थ्योरी में क्या होता है कि इंसान औसतन क्या होता है, एक निराशावादी होता है, मतलब अपने मन से काम नहीं करना चाहता। जब उसको कोई पुशअप करता है, काम के लिए प्रेरित करता है, तब वो काम करना चाहता है। कोई उसको लीड करता है, कोई उसको काम करने के लिए प्रेरित करता है, तब वो काम करना चाहता है। और स्वाभाविक रूप से वो क्या है, आलसी है और कम महत्वाकांक्षी, मतलब कि काम करके क्या करेंगे, इस तरह से उसकी सोच जो है वो निराशावादी है। तो इस पर्टिकुलर
इस पर्टिकुलर थ्योरी के बारे में किसने बात करी है, तो मैकग्रेगर ने बात की है और मैकग्रेगर ने एक्स थ्योरी बताई है। एक्स थ्योरी में मैकग्रेगर ने ये बताया कि एक इंसान जो फितरत से क्या होता है, अपने नेचर से निराशावादी होता है कि वो स्वयं कोई काम करना नहीं चाहता, बल्कि जब उसके ऊपर काम का प्रेशर आता है तब वो काम करना चाहता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऐसा भी कह सकते हैं कि हम जब तक एग्ज़ाम नहीं आता बहुत सिंसियर नहीं होते, लेकिन जब हम एग्ज़ाम आ जाता है अपने काम के प्रति ज़्यादा सिंसियर हो जाते हैं और अपने काम के प्रति ज़्यादा पाबंद हो जाते हैं क्योंकि हमारे ऊपर प्रेशर है। तो जब किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता तो वो इंसान फितरत से काम नहीं करना चाहता, मतलब स्वाभाविक रूप से वो क्या होता है, आलसी होता है, लेज़ी होता है। तो इस ह्यूमन नेचर को मैकग्रेगर ने इस एक्स थ्योरी में उजागर किया है कि जब तक इंसान को क्या न किया जाए, पुशअप ना किया जाए, वो काम नहीं करता और उससे डरा धमका के काम लिया जा सकता है। और डरा धमका के काम लेना, उसको पुशअप करना, उसको पॉजिटिव और नेगेटिव मोटिवेट करना, ये एक्स थ्योरी में बताया गया है। और एक्स थ्योरी में बताया गया है कि ये एक निराशावादी व्यवहार को दर्शाता है। इंसान जो होता है वो खुद अपने मन से काम नहीं करना चाहता, बल्कि किसी के दबाव में काम करता है और काम जनरली जो है वो नहीं करना चाहता। स्वाभाविक रूप से वो आलसी है, इसलिए तो उसकी बारीकी से निगरानी की जाए, उसका परीक्षण किया जाए तो हम उससे पॉजिटिव नतीजे ले सकते हैं। मतलब उसके ऊपर सीसीटीवी कैमरे हों, उसके ऊपर कोई सुपरवाइज़र हो जो बार बार उसको पुशअप और काम करने को कहता रहे तो वो काम करेगा। ये एक्स थ्योरी में बताया है। तो याद रखिए, एक्स थ्योरी के बारे में पूछा जाता है कि एक्स थ्योरी किसने दी है, तो याद रखिए एक्स और वाई थ्योरी दोनों किसने दी हैं, ये दी हैं मैकग्रेगर ने दी है। और एक्स थ्योरी कौन सी है, तो नेगेटिव है, इसको आप याद रखिएगा। ये कौन सी थ्योरी है, तो नेगेटिव थ्योरी है। ये बहुत ही एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैकग्रेगर ने ये थ्योरी कब दी, तो वो भी हम आपको बता देते हैं कि मैकग्रेगर ने ये थ्योरी 1960 में दी है। चाहे हम एक्स थ्योरी की बात करें, चाहे वाई थ्योरी की बात करें, दोनों ही मैकग्रेगर ने दी हैं। और दोनों थ्योरी कब दी गई हैं, 1960 में दी गई हैं। तो 1960 आप याद रखें। एक्स थ्योरी का रिलेशन किससे है, नेगेटिव एस्पेक्ट से है, और वाई थ्योरी का जो रिलेशन है वो पॉजिटिव एस्पेक्ट से है। तो इन सब चीज़ों को आप नोट कर लें। इसके बाद हम वाई थ्योरी के बारे में आपको बता देते हैं कि पर्टिकुलर वाई थ्योरी क्या होती है। तो वाई थ्योरी जो है वो डगलस मैकग्रेगर ने दी है। और किसने दी है, डगलस मैकग्रेगर ने दी है। कब दी है, 1960 में दी है। 1960 में मैकग्रेगर ने क्या बताया, वाई थ्योरी में ये बताया कि लोग कुछ सेल्फ जो मोटिवेटेड होते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड लोग क्या होते हैं, अपने कार्य पर क्या होता है आनंद लेते हैं। मतलब जब भी कोई जिम्मेदारी उनको मिलती है खुशी से वो उस काम को करते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति कैसे होते हैं, जब उन्हें काम मिलता है तो वो पहले आनाकानी करते हैं, काम को करने से क्या होता है बचते हैं, जिम्मेदारियों से बचते हैं। वो आपकी एक्स थ्योरी है। और जब खुशी से काम ले लेते हैं और उस काम को एंजॉय के साथ करते हैं और एंजॉयफुल वो अपना क्या करते हैं, उस वर्क को डन करके बताते हैं, मतलब चैलेंज आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये वाई थ्योरी है। और एक्स थ्योरी में चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया जाता क्योंकि वहाँ दृष्टिकोण कैसा होता है, इंसान का निराशावादी होता है। और वाई में क्या होता है, आशावादी होता है। आशावादी होगा मतलब क्या होगा, ये पॉजिटिव होता है। तो याद रखिए वाई थ्योरी पॉजिटिव मोटिवेशन है और एक्स थ्योरी जो है वो नेगेटिव मोटिवेशन है। वहाँ लोगों को निर्देशित करने की आवश्यकता होती है, जबकि यहाँ कर्मचारी खुद ही क्या होता है, सेल्फ जो है वो डायरेक्टेड होता है और सेल्फ मोटिवेटेड होता है। तो ये मैकग्रेगर की एक्स और वाई थ्योरी हैं। अब इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम आपको बता देते हैं और इन सब चीज़ों को आप नोट ज़रूर कर लेना। एक आती है इसमें जेड थ्योरी आती है। अब ये पूछा जाता है जेड थ्योरी किसने दी, एक्स और वाई थ्योरी तो हमने आपको बता दी कि डगलस मैकग्रेगर ने दी है। जबकि जेड थ्योरी किसने दी, तो याद रखिए जो आपकी जेड थ्योरी है वो विलियम आउची ने दी है। विलियम आउची ने ये थ्योरी दी है। तो इसको आप लिख लें जल्दी से और नोट कर लें क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है और ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है और अधिकतर लोग इसको पढ़ के नहीं जाते कि एक्स और वाई थ्योरी किसने दी। जनरली वो अब्राहम मास्लो की थ्योरी बस पढ़ के चले जाते हैं, लेकिन अब्राहम मास्लो की थ्योरी जितनी इम्पोर्टेंट है उतनी ही एक्स और वाई थ्योरी और जेड थ्योरी भी इम्पोर्टेंट है।
तो जेड थ्योरी किसने प्रोवाइड की? विलियम आउची ने प्रोवाइड की है। जेड थ्योरी के बारे में आप याद रखिए, विलियम आउची ने दी है। एक थ्योरी का जिक्र हम यहाँ और कर देते हैं ताकि मोटिवेशन आपका बिल्कुल 100% पूरा हो जाएगा, और वो थ्योरी हर्ट्ज़बर्ग की थ्योरी है। वो किसकी थ्योरी है? हर्ट्ज़बर्ग की थ्योरी है। और हर्ट्ज़बर्ग की थ्योरी क्या है? इसको बोलते हैं टू फैक्टर थ्योरी कहते हैं, इसको टू फैक्टर थ्योरी कहते हैं। तो पूछा जाता है कि दो कारक थ्योरी किसने दी? तो दो कारक थ्योरी आपसे पूछा जाता है, दो कारक थ्योरी किसने दी? तो हर्ट्ज़बर्ग ने दी। और हर्ट्ज़बर्ग की थ्योरी को हम टू फैक्टर थ्योरी कहते हैं। अब कौन से टू फैक्टर इन्होंने दिए वो भी यहाँ समझ लें। तो वो दो फैक्टर आपके, एक तो हाइजीन फैक्टर है, एक फैक्टर जो है वो आपका हाइजीन फैक्टर है, और दूसरा फैक्टर आपका जो है वो मोटिवेशनल फैक्टर है। वो आपका क्या है? मोटिवेशनल फैक्टर है। एक आपका हाइजीन फैक्टर है और एक आपका क्या है? आपका मोटिवेशन फैक्टर है। तो हाइजीन जो है वो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हाइजीन फैक्टर। अब हाइजीन फैक्टर और मोटिवेशनल फैक्टर क्या होता है? जब आप बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर दो तरह की दवाइयाँ देता है। एक दवाई जो होती है वो बीमारी को ठीक करने के लिए होती है, और उसके साथ साथ एक एंटीबायोटिक देता है ताकि आपके जो बॉडी है उसमें रेजिस्टेंस पावर बढ़ जाए, यानी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए। तो एक होता है आपका हाइजीन फैक्टर और एक होता है क्या? मोटिवेशनल फैक्टर। तो अब हाइजीन फैक्टर क्या होता है? हाइजीन फैक्टर आपके सिस्टम को क्या करता है? सुधारता है। और मोटिवेशनल फैक्टर क्या करता है? उस सिस्टम में क्या करता है? उसमें इंक्रीज़ लेकर आता है। जैसा कि अभी डॉक्टर वाला एग्जांपल हमने आपको प्रोवाइड किया कि डॉक्टर एक बीमारी को ठीक करने की दवा देगा और एक आपके बॉडी के रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाने के लिए दवाई देगा। वैसे दो फैक्टर होते हैं, एक हाइजीन फैक्टर होते हैं जो लोगों को मोटिवेट तो नहीं करते लेकिन उस लेवल पर क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। यानी हाइजीन फैक्टर जो होता है वो मेंटेनेंस करने का काम करता है, जबकि मोटिवेशनल फैक्टर इंक्रीज़ करने का काम करता है। तो ये दो फैक्टर की थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी, जिसको दो कारक थ्योरी भी हम कहते हैं, ये सिद्धांत किसने दिया है? तो ये हर्ट्ज़बर्ग ने दिया है। तो इस नाम को आप याद रखें। और इन्होंने हर्ट्ज़बर्ग ने क्या दिया है, और वो भी हमने आपको बताया टू फैक्टर थ्योरी दी है, तो इसको याद रखें। तो आज का ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा, क्योंकि हमने पूरे सिद्धांत और पूरी थ्योरी को आपके लिए एक्सप्लेन किया। जिन चीज़ों को हमने ओरली बताया, यहाँ स्क्रीन पर लिख कर बताया, उनको याद कर लें, क्योंकि लिख लेंगे, याद कर लेंगे, और तो वो चीज़ आपका आगे जाकर रिवीजन भी हो जाएगी। तो आज तक के लिए बस इतना ही है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू।